Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो जो टॉपिक चल रहा था अपना लास्ट वीडियो लेक्चर में वो था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपके चैप्टर का नाम था ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किए थे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें हमने तीन बातें मेनली कवर की थी, जिसमें था आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। नंबर सेकंड था आपके पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर इसको हम बोलते थे एंगल ऑफ डिप, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड था ये था आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूं आपको। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो एंगल था ये था जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, ठीक है। दो ऐसे वर्टिकल प्लेन, एक तो आपका जियोग्राफिक एक्सिस से गुजरने वाला और एक आपका मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरने वाला, उनके बीच का एंगल था आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। या आप ऐसे बोल सकते हो ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और जो मैग्नेट नॉर्थ साउथ बता रही है उनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है भाई। ये दोनों जमीन के पैरेलल होंगे यहाँ पे, ठीक है। लाइंस जो अपने पास लेते हैं वो दोनों ही अपने अर्थ सरफेस के पैरेलल होंगे। एक तो ट्रू नॉर्थ साउथ को बताएगी और एक जो मैग्नेट नॉर्थ साउथ बता रही है उनके बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम ट्राई करेंगे। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप क्या था भाई कि मैग्नेटिक मेरिडियन में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आती है अर्थ की उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक है। इसके लिए हम डिप सर्कल का यूज करते हैं। डिवाइस का नाम था, कल मैंने आपको सारी बातें बताई थी। और फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के जो फॉर्मूले आए थे BH = B * cos डेल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और जो आपका BV था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो आपका था B sin डेल, ठीक है। चलिए तो इन पे आप देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करवा दिए क्या थे, अब इन पे हम कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हम पहले करेंगे एक न्यूमेरिकल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। जो आपका न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, ए शिप इज टू रीच अ प्लेस 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये रियल डायरेक्शन जहां पर हमें पहुंचना है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए किस डायरेक्शन में हम स्टीयरिंग घुमाएं, हम मतलब किस डायरेक्शन में चलें ताकि हम उस प्लेस पे पहुंच जाएं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जहां पर हम शिप चला रहे हैं वो जो शिप है वो 16 डिग्री उस प्लेस पर जो डिक्लिनेशन एंगल है वो 16 डिग्री वेस्ट पर है। मतलब उस प्लेस पर जो डायरेक्शन दिखा रहा है आपका कंपास नीडल वो सही नहीं दिखा रहा, वो 16 डिग्री की उसमें एरर आ रही है। तो एक बार पहले आप पूरी बात समझ लो, मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, एक बार देखिए क्या करेगा, क्या करना है इसमें, क्या करेगा। जो आपका शिप का ड्राइवर होगा वो किस तरह से चलाएगा उसको। ये मान लीजिए नॉर्थ हो गई, ये मान लीजिए साउथ हो गई, ये मान लीजिए ईस्ट हो गई और ये मान लीजिए आपका हो गया वेस्ट। ये ट्रू है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ हो गई, जियोग्राफिक साउथ हो गई, ठीक है। इस तरह से ये रियल डायरेक्शन थी जो ट्रू डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना कहां पर है 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ हियर, देखिए साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट के साउथ में 20 डिग्री, वेस्ट के साउथ में चलना है 20 डिग्री। मतलब हमें जाना तो ये है, ये इस डायरेक्शन में हमें चलना है, यहाँ के हमारा प्लेस जहां पर हमको पहुंचना है, ठीक है। अब देखिए कंपास क्या दिखा रहा है, कंपास की डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। इसको अलग से यहाँ पे बना के दिखाता हूं मैं। ये मान लीजिए आपकी जो डायरेक्शन थी वो रियल डायरेक्शन थी, और कंपास क्या बता रहा है, ये तो आपका जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जियोग्राफिक साउथ है अकॉर्डिंग टू रियल डायरेक्शन।
पर अगर हम देखें इस प्लेस पर तो कंपास क्या बता रहा है, 16 डिग्री वेस्ट की तरफ बताता है, किसको, नॉर्थ को। देखिए वेस्ट ये है, ये आपका साउथ हो गया रियल। अब जो कंपास के हिसाब से डायरेक्शन है वो देखी जाए तो वो नॉर्थ को कहाँ बताता है कि नॉर्थ जो है आपकी वेस्ट की तरफ है, थोड़ी सी 16 डिग्री पे, उसके अकॉर्डिंग ये है, ये मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन है जो आपको दिखा रही है मैग्नेट, और ये मैग्नेट की साउथ हो जाएगी इस हिसाब से, है ना। इस तरह से मैग्नेट यहाँ पर इस तरफ दिखा रही है नॉर्थ, आपके नॉर्थ यहाँ पर है, पर दिखा तो यहाँ पर रही है वो, है ना। डिक्लिनेशन एंगल का मतलब क्या है कि वो नॉर्थ किस डायरेक्शन में दिखा रही है, तो आपकी जो मैग्नेट है वो हल्का सा गलत दिखा रही है एंगल, कितना, वेस्ट की तरफ 16 डिग्री, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ दिखा रही है, नॉर्थ को हल्का सा इधर दिखाती है, ये नॉर्थ है ना। तो आपको मैग्नेट, आप तो भाई सिप में मैग्नेट यानी कंपास के हिसाब से चल रहे हो, तो आपको इस डायरेक्शन का तो पता है नहीं, आपके अकॉर्डिंग नॉर्थ ये है कि नहीं। तो भाई अगर हम देखें यहां से हम डाल देते हैं 90 डिग्री की लाइन इस तरह से ना, ये क्या हो जाएगा भाई आपका ईस्ट, मैग्नेट का ईस्ट, और मैग्नेट के हिसाब से वेस्ट ये है, ये तो है। और आप जब सिक्स में बैठे हो तो आपके डायरेक्शन ये है, ये नहीं, आपको ट्रू डायरेक्शन का पता ही नहीं है उस समय। भाई आपको ट्रू डायरेक्शन का थोड़ी ना पता होगा, आप तो मैग्नेट के हिसाब से चल रहे होगे सिप में, तो आपको इन डायरेक्शंस का पता है। मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब यही आपके लिए नॉर्थ है, यही आपका नॉर्थ है, और ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है। कुछ इस तरह से है आपका, ज्यादा कर दिया मैंने, हल्का से कम एंगल पे दिखा देते हैं ना इस तरह से, ये ठीक है। तो भाई अगर नॉर्थ से हम 16 डिग्री नॉर्थ दिखा रहे हैं, ये रियल नॉर्थ से हम यहाँ पर नॉर्थ दिखा रहे हैं, तो रियल वेस्ट से जो अपना वेस्ट होगा वो कितना दिखाएगा, मैग्नेट का जो वेस्ट होगा वो भी 16 डिग्री तो दिखाएगा। यहां भी मैग्नेट 16 डिग्री के एरर दिखाएगी वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। अब इसमें हमें जाना कहां है, हमें तो एक्चुअल में जाना तो इस जगह पे ही है। हम चल तो किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, हम तो चल रहे हैं इस मैग्नेट के अकॉर्डिंग, हमें जाना कहां पर है, इस डायरेक्शन में, जो क्या है, रियल से 20 डिग्री है कि नहीं। रियल से क्या है, 20 डिग्री। तो लेकिन आपके लिए तो वेस्ट ये है ना, आपके लिए वेस्ट क्या है भाई, ये। अगर आप इस वेस्ट से 20 डिग्री यहां कर देते हो तो आप कहीं और पहुंच जाओगे गलत डायरेक्शन में, समझ गए। तो जब हम सिपर होते हैं तो हमारे लिए डायरेक्शन जो होती है वो मैग्नेट की ही डायरेक्शन होती है। मैग्नेट जो बताए कि मेरे लिए वही तो नॉर्थ होगा, मुझे क्या पता नॉर्थ किस तरफ होगा, तो आपका रियल नॉर्थ तो ये है, लेकिन आपको मैग्नेट जो बता रही है आपके लिए उस समय नॉर्थ वही है, और आपका वेस्ट जो है वो ये है। अगर आप इस वेस्ट से 20 डिग्री पे चलोगे तो आप कहीं और पहुंच जाओगे, आप यहां कहीं पहुंच जाओगे, जाना कहां पर है, यहां पर है। तो रियल डायरेक्शन जो है उसके लिए आप कितना मुड़ोगे, सिर्फ 4 डिग्री। अगर आपको वेस्ट से साउथ की ओर 20 डिग्री पे जाना है तो आप केवल 4 डिग्री ही मुड़ोगे, क्योंकि आपको मालूम है 16 डिग्री तो मैं पहले से ऑलरेडी वेस्ट में चल ही रहा हूं। जो आपका आंसर आएगा स्टीयरिंग किस तरफ आएगा, 5 इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 16, कितना आ गया आपके पास, 4 डिग्री। तो ये है आपके पास आपकी स्टीयरिंग, मतलब आपको सिर्फ 4 डिग्री पर मुड़ना है ना। तो स्टीयरिंग कितने पे मोड़नी है, सिर्फ 4 डिग्री, किससे, वेस्ट से साउथ की ओर, है ना। तो ड्राइवर शुड स्टीयर शिप एट 4 डिग्री, कहां पे, साउथ ऑफ वेस्ट, 4 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो आप वेस्ट से साउथ की ओर 4 डिग्री पे चलोगे तभी आप रियल डायरेक्शन में पहुंचोगे। तो क्योंकि आपको तो सिर्फ ये डायरेक्शन पता थी, ये है वेस्ट, तो अब यहां आने के लिए इस डायरेक्शन में केवल 4 डिग्री का ही एंगल आपको चलना है, 20 डिग्री नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कंपास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर आपको किसी प्लेस पर दे रखा है तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है कि एक्चुअली मुझे जाना कहां। अगर 20 डिग्री है ना और मैंने 20 डिग्री मोड़ दिया क्योंकि वेस्ट मुझे यहां बता रहा है तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। तो आपको देखना है रियल डायरेक्शन से 60 डिग्री तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, वेस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट जो था वो जो रियल वेस्ट था उससे हम 16 डिग्री साउथ की तरफ मूव कर चुके हैं, पहले से गलती आ रही है, एरर आ रही है, तो केवल 4 डिग्री और चलोगे आप रियल पहुंचने के लिए। इसे नोट कर लें, फिर देखते हैं इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें। चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना मैग्नेटिक इंक्लिनेशन पे देख लेते हैं भाई। चलिए मान लीजिए किसी प्लेस पर, एट अ प्लेस नेट फील्ड जो है वो आपको दे रखी है
0.4 गॉस, ठीक है, 0.4 गॉस। गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की ही एक यूनिट है, ठीक है। टेस्ला SI होंगे, गॉस सीरीज में आ जाएगी आपके पास। और उस प्लेस पर जो एंगल ऑफ डिप है वो आपको दे रखा है, एंगल ऑफ डिप नहीं दिया हुआ है, ऐसे मान लो आपको दे रखा है कंपोनेंट, कौन सा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो आपके पास, वो आपको दे रखा है 0.2 गॉस। फाइंड एंगल ऑफ डिप, ठीक है भाई, एट दैट प्लेस एंड also vertical component at that place। चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका फटाफट। इसमें क्या है, कुछ खास नहीं भाई। हम जानते हैं जो BH होता है वो होता है नेट B, वो BC मान लेते हैं, और cos एंगल ऑफ डेल्टा, और जो BB होता है वो आपका होता है B और साइन डेल्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट अगर हम देखें तो BH की वैल्यू क्या है भाई, 0.2, इधर क्या है 0.4, इधर क्या आ गया आपके पास cos डेल, डिवाइड कर लो 1/2 इक्वल टू क्या आ गया cos डेल, तो डेल कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप क्या है वहां पर भाई 60 डिग्री। अब कर लेते हैं फ्रॉम सेकेंड, तो अगर सेकेंड में देखें तो बी भी हमें निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप तो आ गया आपका 60 डिग्री। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई साइन 60 कर देते हैं, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 अगर हम करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.2 √3। तो इस तरह से भाई आपका ये हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देख लिया आप, ये आ गया आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, थोड़ा टफ लेकर चलते हैं इसके बाद। तो अब आपका आएगा जो टॉपिक है वो है एपरेंट डिप। एपरेंट डिप को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स काफी पूछे जाते हैं, ठीक है भाई, कंपटीशन में। और अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, पर कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी एक बार हम देख लेते हैं कैसे है वो। इसको एपरेंट डिप क्या होती है वो समझना आपको पड़ेगा। एपरेंट डिप एंड रियल डिप। डिप का मतलब है एंगल ऑफ डिप से है, ठीक है। एपरेंट डिप और रियल डिप एंगल जो है। चलिए तो मैं आपको पहले बताता हूं रियल डिप क्या होता है। रियल डिप क्या होता है, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कंपास आपको दिखाता है, मान लीजिए आपके पास ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है भाई, ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहाँ जो कंपास आपको दिखा रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरह से डायरेक्शन शो कर रहा है, वो है ना, कंपास जो शो कर रहा है वो कुछ इस तरह से डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है नेट अर्थ की वो इस डायरेक्शन में है ये, क्योंकि हमेशा ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये अलाइन होगा जो कंपास होगा। अब जो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो ये आ जाएगा आपका डेल, ठीक है, और ऊपर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा आपका BH, और जो नीचे आएगा इसको हम बोलेंगे BV, ठीक है। इस तरह से ये जो प्लेन था वर्टिकल प्लेन, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जब भी मैग्नेटिक मेरिडियन में कंपास डिप सर्कल को रखते हो, मतलब एक वर्टिकल प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसमें इसके पैरेलल आपने डिप सर्कल को रख दिया, तो मैग्नेट आपको जो दिखाएगी वो ट्रू डिप होगा, वही रियल डिप होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, हम जबरदस्ती दूसरे प्लेन में इसको रोक दें,
कि किसी वजह से दूसरे प्लेन में रुक गया, आपने गलती से मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रुककर किसी और प्लेन में रख दिया, जो आपका कंपास था उसे किसी और प्लेन के पैरेलल कर दिया आपने, है वो भी वर्टिकल। समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मान लीजिए आपके पास ये बुक है, ठीक है भाई। अब इसके दो वर्टिकल प्लेन है, एक तो मान लीजिए ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक और दूसरा ये भी तो वर्टिकल ही है, दोनों प्लेन तो वर्टिकल है ना, ये वाला भी वर्टिकल है और ये वाला भी आपका वर्टिकल है। इस तरह से वर्टिकल प्लेन है अपने पास, ठीक है। ये जो है इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने मान लिया ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये आपका कोई भी दूसरा वर्टिकल प्लेन है। आपने क्या करा, डिप सर्कल को इस वाले दूसरे वाले प्लेन के पैरेलल छोड़ दिया, यहां पर इसके पैरेलल ना रख के इसके पैरेलल छोड़ दिया, तब भी उसकी मैग्नेट किसी न किसी डायरेक्शन, जो उसकी नीडल है वो किसी न किसी डायरेक्शन पे तो रुकेगी। अब जब वो एंगल दिखाएगा BH और B के बीच का, वो आपका होगा एपरेंट डिप। वो क्या हो जाएगा भाई, एपरेंट डिप। तो चलिए मैं फिगर से दिखाता हूं कैसे बनाएंगे। अब मान लीजिए आपने एक नया प्लेन ले लिया, कुछ वर्टिकल है वो भी है ना, आपके पास ये तो पहले वाला था, ये था आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। आपने क्या करा, एक नया प्लेन ले लिया इस तरह से, ये दूसरा प्लेन आपने ले लिया, ठीक है। ये एक और नया प्लेन है तो ये भी वर्टिकल, लेकिन ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की जो एक्सिस आएगी वो इसमें नहीं आ रही है। तो ये जो था आपका पिछला वाला, ये कौन सा था, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वाला क्या है, एनी अदर वर्टिकल प्लेन। एनी अदर वर्टिकल प्लेन है ये आपका, ठीक है। चलिए भाई, तो अच्छी बात है। अब देखिए एक और बात आपको दे रखी है, ये क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये भी एक वर्टिकल प्लेन है पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो जो ट्रू एंगल होता है डिप का, या जो रियल एंगल होता है डिप का, वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में आएगा। अब आपने कंपास को इस प्लेन के पैरेलल छोड़ दिया, ये भी वर्टिकल है ये भी वर्टिकल है, इनके बीच का जो एंगल है मान लेते हैं वो अल्फा है। क्या है भाई, वो अल्फा। अब जो आपकी मान लीजिए मैग्नेट दिखा रही है, वो दिखा रही है कुछ इस तरह से डायरेक्शन, है ना, ऐसे, वो भी इस प्लेन में, पिछला वाला प्लेन तो है ही, वो तो मैंने ऐसे बना दिया अल्फा एंगल दिखाने के लिए। अभी आपका नया प्लेन है दूसरा वाला, और इस प्लेन में जो डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ इस तरफ आ रही है, इसको मान लेते हैं B डैश, है ना। ये क्या हो गया, B डैश हो गया। अब इसका एक कंपोनेंट आएगा, देखिए जमीन तो ये, मेरी बात आप ध्यान से समझोगे पहले। जैसे अगर हम ये दो प्लेन ले लें इस तरह से, आपने ये दो प्लेन ले लिए, तो ये तो देखिए इसका ये हॉरिजॉन्टल है और इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल है। ये देखें तो वर्टिकल है इस वाले प्लेन के लिए, और इस वाले प्लेन के लिए देखें तो ये वर्टिकल है। तो इन दोनों प्लेन में जो ये लाइन आती है, ये क्या आती है, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या पाएंगे कि जो इस वाले प्लेन में ये जो है, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा इसको हम बोलेंगे BH डैश, और यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा उसको हम बोलेंगे BV डैश। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, ये तो एपरेंट मैग्नेटिक फील्ड है। देखो अर्थ की जो रियल फील्ड है वो तो B है ना भैया, अर्थ की रियल फील्ड है वो क्या है, B तो है। तो इस फील्ड का एक कंपोनेंट BH है और एक कंपोनेंट क्या है, BV। अब आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, देखिए BH दोनों के लिए, BV दोनों के लिए कॉमन है। देखिए दो प्लेन थे अपने पास, तो वर्टिकल दोनों का कॉमन ही तो आएगा, वर्टिकल दोनों का ही कॉमन आ रहा है ना। ये वर्टिकल हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल ये और इसका, तो ये मान लीजिए आपका रियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये वाला इधर वाला, है ना, और ये वर्टिकल था। तो इस प्लेन में वर्टिकल और इस प्लेन में वर्टिकल तो सेम ही दिखाएगा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल को तो सेम दिखाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा सो रही है ना BH डैश, ये है क्या एक्चुअल में, इस रियल मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट है। यानी जो यहाँ पर अल्फा एंगल आपका बन रहा है, ये मान लीजिए BH है और ये BH डैश है, तो यही तो है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट यहाँ पर शो हो रहा है। एक्चुअल फील्ड तो ये है ना BH, तो इस BH का अल्फा पे जो एंगल कंपोनेंट आएगा, यानी BH cos अल्फा, BH cos अल्फा, वही है BH डैश। तो BH डैश क्या है एक्चुअल में, BH dash is a component of real BH at an angle alpha। तो लिख देते हैं इस बात को यहाँ पे, here BH dash is a component of real BH एट एंगल अल्फा। यानी अगर हम बात कर लेते हैं BH डैश की, तो BH डैश मस्ट बी इक्वल टू BH cos अल्फा।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, अपने काम आएगी। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखो जरा, आप ध्यान से आओ जरा। अगर यहां पर हम देखें BH, तो इट मस्ट बी इक्वल टू B cos डेल, और जो BB है इट मस्ट बी B sin डेल। ऐसे ही अगर हम यहां देखते हैं इस जगह पर, है ना, इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए जो आपका आएगा BH डैश, ये आ जाएगा आपका B डैश cos डेल डैश। देखिए यहां पर भी एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया BH डैश, और ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर एंगल बनाएंगे, इसको हम बोल देंगे डेल डैश। क्या बोल देंगे? डेल डैश। तो ऐसे ही BB डैश क्या आ जाएगा? B डैश sin डेल डैश। समझ गए बात? तो इस तरह से हमारे पास ये 4 बातें, आप ध्यान से देखो, है ना। यहां पे है अगेन वर्टिकल component will be same in both plane, क्योंकि वर्टिकल लाइन वही है, वर्टिकल में तो सेम ही आना चाहिए कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ी ना घट जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के लिए कॉमन है, जो यहाँ पर आपका रियल कंपोनेंट था BH, उसका एक हिस्सा यहाँ पर दिखा रहा है इस जगह पे। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना अपने पास BH डैश, ये इसका एक हिस्सा है। वर्टिकल के तो इससे हुआ ही नहीं, वो तो एक ही लाइन है। तो वर्टिकल दोनों के सेम कर देने आपको। तो वर्टिकल क्या हो जाएंगे भाई, यहां पर आप कर दोगे BB डैश बराबर BV, इक्वेशन नंबर हुई 7। चलिए अब देखते हैं इन इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर A मान लो दोनों को मिलाकर, और ये दोनों आपकी B, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, इधर दिख रहा है, हाँ ठीक है, देखते हैं इस जगह पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, पहले सेकंड वाले इक्वेशन से करते हैं। तो फ्रॉम सेकंड अगर हम देखें ध्यान से, तो BB डैश क्या है भाई, BB डैश है आपका B डैश sin डेल डैश, और अगर हम इसको देखें तो BB क्या है आपका B sin डेल। अगर यहां से B डैश निकालोगे तो आ जाएगा B sin डेल अपॉन में sin डेल डैश। डेल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेट, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक। अब इसे मैं कर देता हूं इरेज, इस फिगर को जरूरत नहीं है इसकी, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो अब देखते हैं इस जगह में कर लेते हैं सॉल्व। अब अगर हम देखें फ्रॉम फर्स्ट क्या है भाई, फ्रॉम फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखते हो तो BH डैश, अच्छा देखो BH डैश किसके बराबर है, B डैश cos डेल डैश, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है BH cos अल्फा, है कि नहीं, है ना। अब आप देखो आगे B डैश किसके बराबर है, B डैश देखो ये रहा B इंटू साइन डेल अपॉन में साइन डेल डैश, और इंटू यहां पर आ जाएगा cos डेल डैश, बराबर क्या हो जाएगा BH। अब BH किसके बराबर था, B cos डेल के बराबर था, और यहां पे लिखा था ना भी एक इक्वेशन से, और यहां पे है आपके पास cos अल्फा। B से B तो हो गया कैंसल। अब देखो cos अल्फा को उस तरफ नहीं तो बाकी सब चीजें इस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन डेल अपॉन में cos डेल, ये वाला मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा cos डेल डैश अपॉन में sin डेल डैश, इधर आ जाएगा आपके पास cos अल्फा। क्या आ जाएगा भाई, cos अल्फा। तो अब अगर इसको देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा tan डेल, और ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई cot डेल डैश बराबर cos अल्फा। cot को भी tan में कर लेते हैं तो याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। tan डेल अपॉन में tan डेल डैश इज इक्वल टू cos अल्फा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप दिमाग में बैठा लो, रट लो, ठीक है। अब इसमें कौन सा सिंबल क्या बता रहा है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, आप समझ लो, ठीक है भाई। इसमें क्या है भाई, इसमें है आपके पास tan डेल, डेल क्या हो गया, रियल डिप एंगल। डेल डैश क्या है, डेल डैश जो है आपका वो हो जाएगा एपरेंट डिप एंगल, ठीक है। अल्फा क्या है,
एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड गिवन other given vertical plane। तो ये है भाई पूरा डेरिवेशन जो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब कर लेते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले वाले जो क्वेश्चन मैंने कराए थे वो केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट थे। अब जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये आपके कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं तो आगे जो एग्जांपल आपको दे रखा है भाई, इसमें क्या दे रखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन में है द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एट ए प्लेस इज 30 डिग्री, ठीक है भाई। इसके बाद दिया हुआ है द वर्टिकल प्लेन carrying needle is turned through 30 degree from magnetic meridian। Calculate apparent value of angle of dip। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तो बिल्कुल आसान है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, बस इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो हमारा प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री के एंगल पर है, मतलब जो अल्फा है वो 30 डिग्री है, और जो रियल डिप है आपके पास डेल वो भी कितना है 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है tan रियल डिप अपॉन में tan एपरेंट डिप इज इक्वल टू cos अल्फा। tan 30 डिवाइड में tan डेल डैश और cos 30 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपका हो जाएगा tan डेल डैश, इधर आ जाएगा √3/2, है ना। तो इसको इधर ले आते हैं, 2/3 आ जाएगा आपके पास tan डेल डैश। तो जो डेल डैश आ जाएगा ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो tan इनवर्स 2/3 जो है वो आपका एपरेंट डिप आएगा इस प्लेस पर, ठीक है। चलिए तो बढ़िया क्वेश्चन था, आप नोट कर लें इसको। भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आया भी था 2017 में, तो एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से देख लें। इसमें क्या है, इफ phi1 and phi2 be the apparent angles of dip, observe in two vertical planes at right angles to each other, then show that the true angle of dip phi, the true angle of dip है phi is given by cot square phi is equal to cot square phi 1 plus
cot स्क्वायर फाइव। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने सीधे आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है जो हमारा आंसर था। नीट में आप बताइए, तो जो आंसर है भैया आपको प्रूव करने के लिए मैंने क्वेश्चन में दे दिया डायरेक्ट। चलिए करते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। पहले आप क्वेश्चन समझ लो। दो वर्टिकल प्लेन है अपने पास, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है वो उनके बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 3 प्लेन है, तीनों ही एक दूसरे के क्या है भाई, परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए आपके पास 2 प्लेन तो कुछ इस तरह से हो गए, एक ही वर्टिकल लाइन आप बना लो इस तरह से, है ना। एक प्लेन आप ऐसा ले लो और एक प्लेन ले लो आप ऐसा। इस तरह से, ठीक है। ये 2 वर्टिकल प्लेन आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और मान लीजिए जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है वो बिल्कुल इस तरह का प्लेन है, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह का ये आपका प्लेन है। तो एक प्लेन तो आपके पास हो गया ये वाला, है ना, इसको उधर मिला दिया मैंने, इधर है ऐसा, है ना। ये तो आपका है ऊपर इस तरह से, और एक हो गया ये वाला जो मिलेगा जाके नीचे की तरफ इस तरह से। 3 प्लेन मैंने आपको दिखा दिए इसमें। जो रेड वाला है वो मान लीजिए आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, समझ गए बात, मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब हम मान लेते हैं जो अपना फर्स्ट प्लेन है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट प्लेन, और ये मान लेते हैं सेकंड प्लेन। ठीक है, फर्स्ट प्लेन अगर अल्फा एंगल बनाता है मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो जो आपका दूसरा वाला प्लेन है वो बनाएगा 90 माइनस अल्फा। ये तो कंफर्म बात है। और रियल डिप किस में आएगा, जो रियल डिप आएगा वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में आएगा। तो रियल डिप आपको मान लीजिए दे रखा है क्या, 5, है ना। और फर्स्ट वाले के लिए जो आपको दे रखा है 5 अपरेंट डिप, और सेकंड वाले के लिए आपको दे रखा है 5 अपरेंट डिप। तो पहले करते हैं फॉर फर्स्ट प्लेन। फॉर फर्स्ट प्लेन अगर हम करते हैं तो हम जानते हैं tan अपरेंट डिप, सॉरी रियल डिप, तो tan 5 ऊपर आएगा, यहां आ जाएगा आपका tan 5 इधर आपका आ जाएगा cos अल्फा। ठीक है, इक्वेशन नंबर आप इसे कर लोगे फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फॉर सेकेंड प्लेन, ये आपका आ जाएगा tan 5 अपॉन में tan 2 इज इक्वल टू cos 90 माइनस अल्फा, क्योंकि अब जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ सेकेंड वाला प्लेन है वो एंगल बनाएगा 90 माइनस अल्फा, है कि नहीं। तो जो इक्वेशन यहाँ पर आएगी हो जाएगी tan 5 अपॉन में tan 2 इज इक्वल टू sin अल्फा, इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। ठीक है भाई, अब आप अगर फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखते हो, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ध्यान से देखें तो एक में है साइन अल्फा और एक में है कॉस अल्फा, है ना। तो अब क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा देखते हैं। tan स्क्वायर 5 अपॉन में tan स्क्वायर 5 प्लस tan स्क्वायर 5 अपॉन में tan स्क्वायर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा तो हो जाएगा 1। यहां से आप क्या करोगे, tan स्क्वायर 5 ले लोगे कॉमन, अंदर जो है आपका बचेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर 5 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर 2। इसको इधर डिवाइड में लेते हैं, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर 5 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर 5। ये आपका बन जाएगा cot स्क्वायर 5 प्लस cot स्क्वायर 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 5। यही तो प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ।
तो इस तरह से भाई आपका जो एंगल था वो हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये थी रिलेशन, ठीक है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में अगर एपरेंट एंगल ऑफ डिप अगर आपको दे रखा है तो रियल डिप और उन दोनों एपरेंट डिप के बीच जो रिलेशन आती है वो ये है आपके सामने, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, लगे हाथ। तो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो आपका कुछ इस तरह से है, द वैल्यूज ऑफ apparent angles of dip at two places measured in two mutually perpendicular planes are 30 degree and 45 degree. Determine real angle of dip. ठीक है भाई, तो आपको रियल एंगल ऑफ डिप पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, तो भाई सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या है अपने पास, cot स्क्वायर फाई इज इक्वल टू cot स्क्वायर फाई 1 प्लस cot स्क्वायर फाई 2। cot स्क्वायर फाई तो हमें भाई निकालना ही है, फाई 1 कितना है 30 डिग्री, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री। cot स्क्वायर 30 डिग्री अगर हम ध्यान से देखें तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा cot स्क्वायर फाई। cot स्क्वायर फाई इज इक्वल टू अगर हम करते हैं तो यहां से जाएगा 1/3 प्लस 1, क्या आ जाएगा आपके पास 4/3 का रूट इज इक्वल टू cot फाई। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा cot इनवर्स 2/√3। cot इनवर्स 2/√3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। एक मिनट में से गलती हो गई है, cot 30 की वैल्यू 1/√3 नहीं होती, tan 30 की होती है। cot 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, है ना। cot 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3, तो आपके पास आ जाएगा 3, या आपके पास इधर क्या आ जाएगा √4, ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे 2। तो cot इनवर्स 2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/, ठीक है। cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। तो इस तरह से आपके पास दोनों आंसर जो आपका मैच कर जाएगा वो आप करोगे, ठीक है भाई। चलिए अब छोटी मोटी बातें और पढ़ लेते हैं अर्थ के मैग्नेटिक मैप के बारे में, ठीक है। जो मैग्नेटिक मैप बनता है अर्थ में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जगहें होती हैं जिनको हम एक ही लाइन के अलोंग बना देते हैं। अब उन लाइंस के नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूं, आपको याद कर लेना है एज इट इज। मैग्नेटिक मैप ऑफ अर्थ, ठीक है भाई।
नंबर फर्स्ट जो डेफिनेशन इसमें आती है वो होती है आइसोगोनिक लाइंस। ठीक है, अब आइसोगोनिक लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? ये वो लाइन है जो उन सभी प्लेसेस को मिलाती हैं जिनका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम हो। क्या हो भाई? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या हो उनका? सेम हो। लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस having same angle of declination। ठीक है, तो भाई आइसोगोनिक लाइन आप समझ गए, जिन प्लेसेस का एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम होगा उन सभी को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसोगोनिक लाइंस। चलिए, तो अब हम नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, एगोनिक लाइंस। नंबर सेकंड क्या है? एगोनिक लाइंस। ये क्या है भाई? एगोनिक लाइंस वो लाइंस हैं जो जीरो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को मिलाती हैं। लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस having zero angle of declination। ठीक है भाई, जीरो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को जो मिलाती है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एगोनिक लाइंस। अब ऐसे ही हम बात करते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस की। किनकी? आइसोक्लिनिक लाइंस क्या होती है वो भी आप समझ लो एक बार। सब मैग्नेटिक मैप जब बनता है तो इन सभी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। थर्ड जो लाइन आपकी आती है वो हो जाएगी आइसो क्लिनिक लाइंस। लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। उन सभी लाइंस को जिनका एंगल ऑफ डिप सेम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? उन्हें हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस। ठीक है, अब ऐसे ही बात कर लेते हैं एक्लिनिक लाइंस की। इनमें क्या है? लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ जीरो एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं भाई? एक्लिनिक लाइंस। अब बात कर लेते हैं आइसोडायनामिक लाइंस की। ये क्या है? आइसोडायनामिक लाइंस क्या होती हैं? लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। लाइंस ज्वाइनिंग, है ना, द प्लेसेस having equal horizontal component of earth
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ लाइंस थी जो मैग्नेटिक मैप में आपकी बनती हैं और आपको चल जाता है पता कि कौन कौन से प्लेस का जो एंगल ऑफ डिप है वो कितना है, कौन कौन से प्लेस का जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो कितना है, कौन कौन से प्लेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, ठीक है, किस पे जीरो एंगल ऑफ डिप है, किस पे जीरो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। तो आपको एक बात समझ लेनी है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पता करने में काम आएगा, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये हमेशा आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इन सभी को पता जब आपको करना होगा तो आपको डिप दिया होगा। एपरेंट डिप वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, कुछ नॉर्मल सी बातें वापस मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं, छोटी मोटी बातें हैं। तो ये थी आपके कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी। एक बार मैं आपको रिपीट करवा, छोटी मोटी बातें जो रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। है ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हम इस चैप्टर ये पूरा आपको खत्म हो गया। अर्थ जो मैग्नेटिज्म थी सारी की सारी खत्म हो चुकी है, इसमें कुछ बचा नहीं है समझाने का। तो हमने जो चीजें पढ़ी थी उनमें था आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हमने ये भी पढ़ा कि अर्थ की मैग्नेटिज्म होती क्यों है, होती कैसी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मोल्टेन आयरन और निकेल होते हैं अर्थ की आउटर कोर में, रोटेशन की वजह से करंट बनता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये काफी हद तक जस्टिफाइड इसलिए करती है कि जुपिटर है, ठीक है, मार्स है, कुछ ऐसे अपने प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर मोल्टेन स्टेट में ये सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। मून में मोल्टेन स्टेट में नहीं पाए जाते, इसलिए मून की कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती। मून के अंदर कोई भी मोल्टेन स्टेट में ना तो आयरन है ना निकेल है, इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती। ठीक है, आपको मैंने ये भी कहा था कि पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो होता है 90 डिग्री का, और जो इक्वेटर है वहां पर जो एंगल ऑफ डिप होता है आपका वो होता है 0 डिग्री का। पोल से इक्वेटर की ओर चलोगे तो एंगल ऑफ डिप घटेगा, इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे तो एंगल ऑफ डिप बढ़ेगा। नंबर सेकेंड बात, फॉर knowing true north south direction magnetic declination should be very लो। जिन जगहों पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कम होता है उन जगहों पर आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ढूंढने में बहुत आसानी होगी। आपकी जो नॉर्थ साउथ मैग्नेट शो करेगी और जो रियल नॉर्थ साउथ होंगी वो बहुत ज्यादा आपस में मैच करते होंगे, एक्यूरेट डायरेक्शन पे आप पहुंच पाओगे। ठीक है, तो जिन जगहों पर आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ज्यादा होता है उन जगहों पर हमेशा एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं मिलती है, आपको रॉन्ग डायरेक्शन मिलती है, आपके खोने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई, जब भी हम रीडर का यूज करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है मैप में कितना दिखा रखा है उस प्लेस पे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम शिप को चलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें मैंने कवर कर दी, आपके अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में सारी बातें मैंने कवर कर दी। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप बढ़िया तरह से नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसके बहुत सारे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।